Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn prose number 3 Vallabhbhai Patel from grade 11 Hindi reader book of Tamil Nadu State Board. So let's see who had written this Vallabhbhai Patel and what is there inside this topic. जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि पहले हमें कवि या लेखक के परिचय के बारे में जानना होता है. हु इज द राइटर ऑफ दिस पर्टिकुलर लेसन? वल्लभ भाई पटेल. रामनाथ सुमन. परिचय: श्री रामनाथ सुमन प्रयाग के निवासी और हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक तथा कवि हैं. ये रामनाथ सुमन जो हैं ये प्रयाग के रहने वाले हैं और ये एक हिंदी में सुप्रसिद्ध लेखक है. ही इज अ वेरी फेमस राइटर इन हिंदी लिटरेचर एज वेल एज अ पोएट ऑल्सो. इन्होंने पद्य की अपेक्षा गद्य लेखन की दिशा में अधिक और महत्वपूर्ण काम किया है. इन्होंने कुछ पोएम भी लिखा है, कुछ प्रोज भी लिखा है, लेकिन उनका ज्यादातर लेखन गद्य में था, यानी कि उन्होंने बहुत सारा प्रोज लिखा है. इनकी भाषा तो जैसे इनके पीछे हाथ जोड़े चलती थी. ही वॉज नरेटिंग एवरीथिंग इन अ सच ए वे दैट इट वॉज whatever written by this writer was very beautiful or was very interesting. Whoever the readers are reading his prose or his writings, they are really enjoying. रचनाओं में कुछ तो साधारण शैली में है जो भारतीय पारिवारिक जीवन से संबंधित साहित्य के अंतर्गत आती है, और कुछ ओजस्वी एवं स्फूर्तिदायक शैली में है जो नव युवकों के लिए विशेष प्रेरणादायक है. टोटली ऐसा हम बोलेंगे तो ये एक मोटिवेशनल राइटर है. He always write whatever, whether prose or poet, he always give preference and a motivation to motivate the young generation, as well as in Indian culture, in Indian family, whatever the things is going to happen in a day to day life. इन्होंने भी इसे साहित्य के रूप में शामिल किया गया. रचनाएं: बेदी के फूल नाम से इन्होंने एक गद्य का काव्य लिखा जिसमें राष्ट्र की बेदी पर मर मिटने वाले वीरों की मर्मस्पर्शी गाथाएं हैं. इनका प्रमुख रचना बेदी के फूल है जो कि राष्ट्र प्रेमियों पर समर्पित है. इन सबके अतिरिक्त इन्होंने राष्ट्र नेताओं की जीवनियां भी प्रौढ़ और विवेचनात्मक शैली में लिखी है. इनकी ख्याति का आधार वस्तुतः इसी प्रकार की रचनाएं हैं. नीचे स्वर्गीय सरदार पटेल की सुमन जी द्वारा प्रस्तुत जीवन झांकी दी जा रही है. इसी से लेखक की प्रतिभा का परिचय पाठकों को मिल जाएगा. यहाँ पे ये जो आपका लेसन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने यहाँ पर स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवनी के बारे में, यानी कि इनकी लाइफ और उनकी बायोग्राफी लिखी है, वो कैसे थे, और आप उन्होंने जैसे नैरेट किया है उससे आपको पता चलेगा कि ये कितने उच्च कोटि के लेखक थे. From the narration of this particular topic about late Sardar Vallabhbhai Patel, however he is narrating his Patelji's lifestyle, or each and every incident of his life was so beautifully narrated inside this lesson. Whenever you will come across this lesson, you can identify what a great writer he is. पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है. वल्लभ भाई पटेल नामक इस पाठ में पटेल की दृढ़, निर्भीक, सच्चे और सरल चरित्र के साथ उनकी जीवन झांकी प्रस्तुत की गई है. दृढ़ का मतलब हुआ, ये सारे एडजेक्टिव्स है, विशेषण है. दृढ़ मतलब जो हमेशा डटे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग, डिटरमाइंड. निर्भीक, जिनको किसी से भय नहीं लगता, who never fear about others, निर्भीक है. सच्चे हैं, he was very honest, loyal, true person. सरल है, he was
very down to earth person. Vallabhbhai Patel was very down to earth person, strong, determined, very bold and true, honest, loyal. So इस झांकी में मतलब यहाँ पे इस लेसन में आपको इनके बारे में सारी इनके जीवन की झांकी पूरी प्रस्तुत की गई है, पूरी लाइफ हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिलेगी पटेल जी की। सरदार पटेल अपने विशेष गुणों के कारण ही युवा पीढ़ी के लिए आदर्श बने हुए हैं। तो जब पटेल जी थे तो वो एक जैसा लिविंग रोल मॉडल आप बोल सकते हो। ही वॉज जस्ट लाइक अ रोल मॉडल फॉर द यूथ, फॉर द यंग generation, because he was having some good qualities, like he was very strong, determined, he was very bold, he was very honest, and he is very simple. So these are the qualities Patelji was having. That's why he was very famous. He was just a role model among young generation. पाठ पढ़कर ये सहजता से पता चल जाता है कि उन्हें लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। लौह पुरुष मीन्स अ मैन ऑफ आयरन, आयरन मैन जिसे बोलते हैं, उन्हें लौह पुरुष बोला जाता था। ये आख्या एक पदवी दिया गया था, आयरन मैन क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनके पास ये सारे गुण थे जिसके वजह से इन्हें लौह पुरुष कहा जाता था। सरदार पटेल सच्चे वीर थे। ही वॉज अ रियली ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर। उनके जीवन पर निर्भयता की छाप थी। वो किसी से नहीं डरते थे, वो निर्भय थे, किसी से भय नहीं था उन्हें। वे गांधी जी की तरह साधक और शिक्षक न होकर योद्धा थे। तो गांधी जी हमेशा अहिंसा में विश्वास रखते थे, वो साधक थे, वो शिक्षक थे, लेकिन यहाँ पर वल्लभ जी एक योद्धा थे। उन्होंने सत्याग्रही की तरह स्वयं को मिट्टी में नहीं मिलाया, उन्होंने वीरोचित क्षमा थी, उनमें वीरोचित क्षमा थी। युद्ध में वे भावावेश से भर उठते थे। वे मध्यकालीन किसी राजपूत से कम ना थे। राजपूत कौन होते हैं? राजपूत एक जाति के लोग होते हैं जो कि वीर योद्धा होते हैं। तो आप राणा जी और महाराणा प्रताप जी को ले लीजिए, वो एक सच्चे राजपूत थे, वो बहुत बड़े योद्धा थे। उसी तरह वल्लभ भाई पटेल जी भी बहुत बड़े योद्धा थे। उनके भाषण में, उनकी कथन में एक ओजस्वी भाव था, जिससे सबको वो मोटिवेट कर सकते थे। सो युद्ध के समय और युद्ध के बाद के रूप में उनमें बहुत अंतर आ जाता था। वे जोखिम से जूझने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जब बारसोली की लड़ाई की भूमिका बन रही थी, तब उन्होंने कहा था कि मैं किसी ऐसे काम में नहीं पड़ता जिसमें कोई खतरा या जोखिम ना हो। सो ये जो बारसौली, ये जो घटना हुई थी आजादी के दौरान, तब उन्होंने जब वहां पर भाग लिया था, तो उससे पहले उन्होंने बोला था कि मैं ऐसे कोई भी काम नहीं करता, मैं ऐसे कोई भी काम में नहीं पड़ता जिसमें कोई खतरा या जोखिम ना हो। So he was just a challenging person. He was very adventurous person. He loved to take challenges in his life. Whatever the obstacle come, he knew how to solve that obstacle, how to overcome that obstacle. So he was a very challenging person. जो लोग आपत्तियों को नियंत्रण दे, उनका साथ देने के लिए वे तैयार रहते थे। वे बचपन से ही कठिनाइयों के सामने अड़िग रहते थे और उससे निडर रहते थे। एक बार उनकी कोख में हुए फोड़े के इलाज के लिए ग्रामीण वैद्य ने बताया कि लोहा गर्म करके फोड़े में भोंक दो। भोंकने वाले ने गरम लोहे को हाथ में लिया, पर कोमल बालक को देखकर कांप गया। यह देखकर बालक पटेल ने कहा, तुमसे नहीं बनता है तो मैं भोंक लूं। यह देखकर ग्रामीण वैद्य दंग रह गया। इस वीर पुरुष के दिल में वह लोहा कभी ठंडा ना हुआ। ग्रामीण वैद्य क्या बोलते हैं, जो डॉक्टर होते हैं,
villages may usually they know little bit how to treat the persons. So here one incident of Vallabhai Patel was narrated once. What happened in underarms, Vallabhai Patel ji is having some type of boil or something wound is there. So it was having very much. It was having pus inside it. So Vallabhai Patel was feeling very pain. So he went to consult that doctor who was there in the village, and what he told that I have to uh, pin a rod which is a very I have to hot a iron rod and I have to pin it inside that particular wound. So when he started to uh, heat that iron rod, after seeing this little boy, the doctor also was getting very nervous, and his hands was shivering like anything, that how he will insert this iron rod, small rod, inside that wound, because this boy is very small at that time. Vallabhbhai Patel was a very small boy, and he was telling, if you are not able to do that, if you are feeling something that I am a little boy, how you will do that, then give it to me, I will do by myself. So जब ये बात उनकी उस डॉक्टर ने सुनी, तो उन्हें उस वैद्य को भी हैरानी हुई, इतनी छोटी सी आयु में ये लड़का कैसे ऐसे बोल रहा है। तभी से ये वीर पुरुष के दिल में वो जो लोहा गर्म हुआ था, जिस लोहे को उन्होंने अपने में हुआ इस घाव में भरा था, तभी से ये लोहा कभी भी ठंडा ना हुआ। मतलब वो हमेशा कठिनाइयों से लड़ने वाले वीर बन के रहे। आजीवन वो जानते थे कि कैसे सारे कठिनाइयों को, कैसे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना पड़ेगा, जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं हमारे लाइफ में, वो कैसे हमें मिटाना पड़ेगा, उससे कैसे हमें बाहर निकाल आना होगा, ये सब कुछ उन्हें मालूम था। वल्लभ भाई का विवेक गांधी के समान भले था, पर उनका स्वभाव लोकमान्य से ज्यादा मिलता था। विवेक मतलब हर इंसान में एक विवेक होता है, जो कुछ विचार कर सकता है हमारे अंदर। each and every human being is having heart inside it, having thinking power. So उनका विवेक बहुत ही गांधी जी की तरह बहुत ही सॉफ्ट था। वो बहुत ही अच्छे विवेक वाले इंसान थे। वो सब कुछ विचार विमर्श करके बड़े दयालु किस्म के इंसान थे, लेकिन उनका स्वभाव जो नेचर था वो लोकमान्य तिलक जैसा था। लोकमान्य तिलक एक बहुत बड़े स्वाधीनता संग्रामी थे, वो बहुत बड़े योद्धा थे। तो ये मतलब प ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते थे। ये नहीं कि जैसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया या फिर अहिंसा की नीति पर चले। म, ये वल्लभ भाई पटेल जी ये सारी चीज के सपक्ष में नहीं थे। ये लोकमान्य जी के इशारों पर लोकमान्य जी के मार्ग पर चलना इन्हें पसंद था, लेकिन विवेक से ये गांधी जी के समान थे। ये बहुत ही अच्छे विवेक वाले इंसान थे। लोकमान्य तिलक जैसा को तैसा चाहते थे, पर वे गांधी जी के कांटे के बदले फूल को अपनाना चाहते थे। लोकमान्य तिलक क्या करते थे, जैसे को तैसा, मतलब whoever doing, if anyone is doing something wrong with you, then you have to reply them in a same format। लेकिन जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल लोकमान्य तिलक से सहमत थे, अग्री करते थे, लेकिन वे गांधी जी के कांटों के बदले फूल को अपनाना भी चाहते थे, क्योंकि गांधी जी हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलना पसंद करते थे। वे बुद्धि एवं विवेक से गांधीत्व की तरफ झुके थे, पर प्रकृति एवं स्वभाव और प्रवृत्ति से लोकमान्य तिलक जैसे उनकी तरह थे। वास्तव में वे दोनों का मिश्रण थे। वास्तव में उनकी चरित्र को अगर आप विश्लेषण करो, या फिर आप अगर उनकी क्या चरित्र, उनकी जीवनी की पूरी व्याख्या में आप देखोगे, तो वहां पे आपको ये मिलेगा कि ही इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गांधी जी एंड लोकमान्य तिलक जी, जो
गलत के साथ गलत करता था और सही के साथ सही करता था, और साथ ही साथ जिसके पास विवेक, बुद्धि और दया की भाव थी। तो ये दोनों दिग्गज नेताओं का, दिग्गज इंसानों के गुणों के मिलाप थे, ये कह सकते हो। दोनों के गुणों को मिलान करने से पता चलता है कि लोकमान्य की अगाध विद्वता पटेल में न थी, उनमें राजनीतिक व्यवहार बुद्धि भी न थी। वे अपने बारे में बहुत कम कहते या बोलते थे। लोकमान्य राजनीतिज्ञ थे, पर पटेल योद्धा थे, सैनिक और सेनापति थे। यहाँ पे लोकमान्य तिलक जी जो थे, उन्हें बहुत नॉलेज था पॉलिटिक्स का। उन्हें वो एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान थे, बहुत ही क्लेवर इंटेलिजेंट इंसान थे। लेकिन पटेल जी इतना नहीं थे, उन्हें इतनी राजनीतिक का या पॉलिटिक्स के बारे में कुछ इतना पता नहीं था। लेकिन पटेल जी एक योद्धा थे, सैनिक थे और सेनापति भी थे। युद्ध के समय शत्रु की ललकार सुनकर राजनीतिक सोचेगा कि बुद्धि करे या ना करे, पर योद्धा झट बाहर निकल पड़ता है। सो हु आर पॉलिटिशियंस? इफ एनी टाइप ऑफ war is going to happen, then at that time what they will do? They will arrange some meetings, they will take the suggestions of the great persons, then they will decide what to do, whether we will move for the war or not. But पटेल जी का स्वभाव ऐसा नहीं था। वो एक योद्धा थे, वो तुरंत निकल पड़ते थे युद्ध करने के लिए। इस दृष्टि से इन दोनों में ही अंतर था। ये एक पॉइंट है जहां पर लोकमान्य तिलक जी और लोकमान्य जी और पटेल जी की मिलती नहीं थी, स्वभाव मिलती नहीं थी। यही अंतर महात्मा जी और वल्लभ भाई में भी था। यहाँ पे अलग दृष्टि से आप देखें तो महात्मा गांधी जी और वल्लभ भाई जी में के अंदर भी कुछ अंतर था। गांधी जी साधक थे, उन्हें ये बहुत ऊंचे तरह के साधक थे, उन्हें साधना करना पसंद था। सत्य आत्म साक्षात्कार उनका लक्ष्य था। वे अपनी बातों को अत्यंत निष्ठुरता से कह डालते थे। कुछ नगण्य व्यक्तिगत उपहार पास रख लेने पर कस्तूरबा के संबंध में जैसी निष्ठुरता से लिखा, वह दूसरे से संभव नहीं। वल्लभ भाई सच्चे आत्मत्यागी वीर पुरुष की भांति अपने जीवन के प्रति मौन थे। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो वल्लभ भाई पटेल जी का कुछ स्वभाव गांधी जी से मिलता था, कुछ स्वभाव लोकमान्य तिलक जी से मिलता था। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे लोकमान्य तिलक जी की और वल्लभ भाई पटेल जी में अंतर था। अगली तरफ देखो तो, अगली दिशा में अगर हम इसे देखें तो वल्लभ भाई पटेल जी और महात्मा गांधी जी में भी कुछ अंतर था, क्योंकि हर कोई समान नहीं हो सकता। गांधी जी विरोधी को सुधारने और गलत रास्ते से हटाने के लिए उससे लड़ते थे। युद्ध के समय भी उन्हें विरोधी के सच्चे कल्याण का ध्यान रहता था। वल्लभ भाई की उदारता वीर योद्धा की उदारता थी। शत्रु के आग्नेय नेत्रों से देखकर उसे मरियामेट कर देना चाहते थे। उस इसके विपरीत गांधी जी अपने विरोधी के कार्यक्रम की सूचना पहले देते थे। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कुछ जगह है जहाँ पर गांधी जी की राय और गांधी जी की सुझाव और गांधी जी की सूझबूझ वल्लभ भाई पटेल जी से मिलता नहीं था। गांधी जी अपनी आत्मकथा लिख सकते थे, परंतु सरदार पटेल आत्मचर्चा भी नहीं करते थे। गांधी जी अपनी जीवनी लिखते हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ये कतई भी पसंद नहीं था कि वो अपने बारे में कुछ चर्चा करें या फिर अपने बारे में कुछ दूसरों से कुछ कहे। महात्मा जी का सन्यास उनका तप महान प्रयत्नों की सिद्धि था, जबकि पटेल का सन्यास एक दिन प्रातःकाल उठ किया हुआ। गांधी जी की क्षमा में आत्मनिरीक्षण और चिंतन होता था, जबकि पटेल की क्षमा विरोचित क्षमा थी, जिसमें अपने योद्धा की 100 भूलें माफ की थी। यहाँ पर दोनों अगर ये दोनों किसी को माफ भी करते हैं, इफ गांधी इज गोइंग टू फॉरगिव एनीवन,
वो एक आत्मनिरीक्षण का चिंतन होता था, क्योंकि ये बड़े साधक थे। लेकिन पटेल जी जब क्षमा करते थे, जब किसी को माफ करते थे, तो एक वीर की तरह क्षमा करते थे। जो भी गलतियां हुई उनकी योद्धा से, वो सब कुछ भूल जाते थे, सब कुछ वहीं पे खत्म हो जाता था। सरदार पटेल वास्तव में एक योद्धा थे। बुद्धि, विवेक, परिस्थिति, मौनावलंबन, संगठन शक्ति से इस योद्धा को योद्धा से बड़ा बना दिया था और उन्हें सेनापति सरदार के आसन पर ला खड़ा किया था। तो इन्हीं कारणों से सेना ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से सेनापति सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए। उनमें गंभीरता और साहस का समुचित मेल था, जो एक सफल सरदार या सेनापति बनाने के लिए आवश्यक है। सेनापति जो फ्रंट में रहता है, जो लीड करता है सारे सोल्जर को, उसमें जो क्वालिटीज होनी चाहिए, वो जितना गंभीर होना चाहिए, वो जितना साहसी होना चाहिए, ये सारे चीज कूट कूट के भरे थे वल्लभ भाई जी के अंदर। युद्ध के समय कोई कठिनाई उनका दम नहीं तोड़ सकती थी, परंतु राजनीतिक और समझौते की चर्चाओं के समय यह मेल शिथिल पड़ जाता था। तो क्या होता था, जब हम लोग ये वल्लभ भाई पटेल इस तरह के इंसान थे, क्योंकि युद्ध में, वॉर के टाइम जो भी प्रॉब्लम्स आए, वो उससे नहीं डरते थे, उसका डटकर मुकाबला करते थे। लेकिन ये जो आपस समझौता होता है राजनीतिक क्षेत्रों में, या फिर पॉलिटिकल इश्यूज जो होते हैं, जहां पर हमें कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है, वहां पर इनकी जो गति, इनकी जो स्पीड होती थी, वो थोड़ी कम पड़ जाती थी। अन्य राजनीतिज्ञों के तुलना में इनकी गति थोड़ी कम पड़ जाती थी। युद्ध के समय पटेल की वाणी का जोश देखते ही बनता था, मतलब वो उतना जोशीला हो जाते थे कि इतनी अच्छी तरह से मोटिवेट करते थे अपनी सेना को ये देखने लायक था। वे सीधे, सरल और शक्तिमान शब्दों में बहुत कुछ कह जाते थे। तो उनकी जो मोटिवेशनल स्पीच होती थी, वो सीधी होती थी। ही वॉज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, ही वॉज अ सिंपल पर्सन, एंड ही वॉज अ वेरी वंडरफुल एनर्जेटिक पर्सन। सो उनकी वर्ड्स में, उनकी स्पीच में जो वर्ड्स होते थे, वो भी उतने ही सीधे होते थे, उतने सिंपल होते थे, उतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे, और उतने ही वेटेज, उनके अंदर बहुत सारा वेटेज होता था, उनके अंदर बहुत सारा एनर्जी और दम होता था, जो कि सोए हुए को भी जगा सकता था। सो दैट टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट टाइप ऑफ सोल्जर ही वाज। उनकी वाणी आग उगलती थी, तो उनकी वाणी से आग उगलती थी, मतलब वो जो बोलते थे तो आग निकलती थी। आग निकलती थी मतलब यहाँ पे आपको नहीं समझना चाहिए कि हाँ सच में फायर निकल रहा है, नहीं, उनकी भाषाओं में उतना दम था कि कोई भी इस युद्ध में खुद को शामिल किए बिना नहीं रह सकता था। सबको मोटिवेट कर लेते थे कि आओ इस स्वतंत्रता संग्राम में हम एक साथ मिलकर शत्रु के विरुद्ध युद्ध करें। वे कहते थे कि शत्रु का लोहा गरम भले ही हो जाए, पर हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही काम दे सकता है। तो ये एक तरह का प्रोव इडियम हुआ आपका, जिसे हम मुहावरे बोलते हैं। सो इनका कहना था, शत्रु का लोहा गर्म भले ही हो, मतलब शत्रु आपका ऑपोजिट पार्टी जितना भी स्ट्रांग हो, वो जितना भी पावरफुल हो, लेकिन हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही काम दे सकता है। लेकिन आपको उस पॉइंट तक वेट करना पड़ेगा, आपको उस सिचुएशन तक वेट करना पड़ेगा, जब कहीं तो शत्रु की कोई कमजोरी आपके पास लगेगी और आप उसी का फायदा लोगे। तो ये था उनका विचार। बारदौली सत्याग्रह के समय भाषण देते हुए उन्होंने कहा, सरकार जेल में मेहमान चाहती है, आप उसे मुंह मांगे मेहमान देना। इसका मतलब, जब ये बारदौली सत्याग्रह का आंदोलन हुआ आजादी के टाइम, तो वहां पर ये बोलते हैं, सरकार तब कौन चला रहा था, तो ब्रिटिशर्स हम पर हुकूमत कर रहे थे, अंग्रेज शासन चला रहे थे। तो वो बोलते हैं कि सरकार जेल में मेहमान चाहती है, मतलब कि at that time Britishers want all the Indians to be captured, and they will be caught and throw inside the jail. So यहाँ पर
वल्लभ जी कहते हैं सरकार मेहमान चाहता है, सरकार हम जैसे लोगों को अपने गेस्ट के रूप में चाहता है, तो लो मुंह से मुंह मांगी, वो जितना चाहता है गेस्ट उसे उतना दो। मतलब आप खुद पे खुद उसके विरुद्ध सत्याग्रह करो और जेल के अंदर जाओ, कुछ कोई बात नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देश के लिए लड़ रहे हो। वैसे सरदार पटेल में बोलने की आदत कम थी, वे बोलते कम थे पर करते अधिक थे। सो ही वॉज अ पर्सन who used to speak very less, but he was doing a lot of work. वे ले वे लेक्चर फटकारने वाले आदमी नहीं थे, वे गरजने वाले मेघ नहीं थे, बरसने वाले धुआंधार थे। तो गरजने वाले मेघ ना होकर बरसने वाले धुआंधार, ये एक प्रोवर्ब हुआ। उसका मतलब ये आता है कि गरजता हुआ मेघ कभी भी बरसता नहीं। जब आसमान में बहुत सारे क्लाउड्स आते हैं, जब बिजली चमकती है और उससे बहुत सारे साउंड्स निकलते हैं, लाइटनिंग वगैरह होती है, तो वो एक तरह का आवाज निकलता है जो गरजता है, लेकिन वो बरसता नहीं है। तब वो क्या होता है कि बारिश नहीं होता है, लेकिन जो बादल गरजता नहीं है वो जरूर बरसता है वो। तो ये जो है वल्लभ भाई पटेल, ये गरजने वाले मेघ नहीं थे, ये बरसने वाले मेघ थे। मतलब ये कुछ बोलने वाले नहीं थे, ये डायरेक्ट हमला करने वाले थे, डायरेक्ट अटैक करने वाले थे। इसमें वो माहिर थे। वे ठोस वीरता की पुजारी थे। पोल के शब्द उन्हें आकर्षित नहीं कर पाते थे। एक अंग्रेजी पत्रकार ने लिखा था कि उनकी मुख मुद्रा से उनकी आंतरिक शक्ति का पता चलता है। मुख मुद्रा मीन्स ऑलवेज योर face is a reader of your feelings. Anyone can read, if anyone can see your face, then he can read what is going inside you. So उनकी मुख मुद्रा, उनकी हाव भाव, if anyone is going to meet him, and if he saw him, and whenever he saw his eyes, his posture of his face, and उनकी जो भाव भंगियां होती थी, तो उनसे पता चलता था कि उनके अंदर चल क्या रहा है, वो कितने शक्तिशाली है। ये सब कुछ उनके मुख से ही पता चल जाता था। मतलब उनके मुंह देख के कोई भी पता लगा देता था कि उनके अंदर आंतरिक उनकी शक्ति कितना है। वे आपने व्यंग्य के लिए अमर हैं। मतलब ये कुछ व्यंग्यात्मक चीजें भी करते थे। वे गांधी जी से लेकर अपने अनुयायियों तक पर व्यंग करते थे। वे मतलब ये सिर्फ गांधी जी के नहीं, अपने से लेकर दूसरों के तक टांग टांग खींचते रहते थे। कुछ ऐसे हंसी ठिठोली भरी बातें करते रहते थे। वे तूफानों में चट्टान की तरह अचल और विरोधी के प्रति लौह की तरह सख्त थे। उन्हें लौह पुरुष बोला जाता था। तो जैसे हिमालय रहा है खड़ा हमारे भारतवर्ष में, अटल अचल, तो इसी तरह से यहाँ पर लेखक ने बताया कि वल्लभ भाई पटेल जी एक लौह पुरुष थे। लौह जैसे सख्त होता है, आयरन हमेशा सख्त होता है, स्ट्रॉन्ग, उसी तरह से वो स्ट्रॉन्ग थे और ये चट्टान की तरह ऐसे डटे हुए खड़े हुए रहते थे। कोई भी मुसीबत आए, कोई भी तूफान आए, संगठन और कार्य करने की उनमें अपूर्व क्षमता थी। सो काम करने के लिए उनके अंदर बहुत सारी क्षमता थी। ही वॉज सो कैपेबल। गुजरात में उनकी शक्ति को कोई ललकारने वाला न था। इनके अलावा उन्होंने किसानों का दिल देखा है। उन्होंने किसानों को और किसानों ने उन्हें खूब समझा। उन्होंने गांव को अपना क्षेत्र ही नहीं बनाया, बल्कि किसानों को अपनाने के लिए स्वयं किसान बन गए। तो इन्होंने क्या, समाज में हम लोग हमेशा ये भूल जाते हैं, ये किसान एक अहम हिस्सा होते हैं समाज के। दिस फार्मर्स आर वाइटल रिसोर्स ऑफ दिस सोसाइटी, क्योंकि ये फसल उगाते हैं। ये अगर फसल ना उगाते तो हम लोगों को अनाज ही नहीं मिलता खाने के लिए। तो ये इतना हमें दे रहे हैं, तो इन किसानों की सब कुछ
जो भी दर्द था, जो भी उन्हें तकलीफ थी, ये सब कुछ सिर्फ वल्लभ भाई पटेल जी ने समझा था उसी वक्त। और किसान भी वल्लभ भाई पटेल जी से बहुत प्यार करते थे। किसानों को अपनाने के लिए, किसानों के साथ ये किसान बने। उन्होंने गांव में रहा और किसानों के साथ, किसानों को अपना कर काम किया है उसी क्षेत्र में। तो ये वल्लभ भाई पटेल एक वह महान हस्ती थे, महान वीर योद्धा थे, स्वाधीनता संग्रामी थे, और साथ ही साथ दयालु और कम बोलने वाले, लेकिन एक चट्टान और लौह पुरुष थे। इसीलिए इतिहास इन्हें लौह पुरुष के रूप में जानता है। So this is all about your pros Vallabh Bhai Patel. I hope children you understood this lesson. Let's come to the book back question answers. ये जो होता है संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। मेरे साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये कुछ स्टैंजेस होते हैं जो आपके बुक्स में रहा होगा। सो यू हैव टू जस्ट राइट समरी ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ। ये हमेशा 5 मार्क या फिर 4 मार्क क्वेश्चन के रूप में आता है। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। यू हैव टू मेक द सेंटेंस यूजिंग दोस वर्ड्स। आग बबूला होना। आग बबूला होना मतलब गुस्से से लाल हो जाना, बहुत जोर से। यू गॉट एंग्री सीवियरली। सो रिश्वत के रुपयों में अपना हिस्सा कम देखकर अधिकारी आग बबूला हो गया। रिश्वत मीन्स लालच, जो ब्राइब लेते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा है, एक ऑफिसर, अधिकारी मतलब ऑफिसर, जो लालच और जो ब्राइब उन्होंने लिया था उसमें से अपने हिस्सा, अपना शेयर कम देखकर वो आग बबूला हो गया, मतलब वो गुस्सा हो गया। सठम प्रतिसाठ्यम। नाना साहेब ने अंग्रेज के प्रति सठम प्रतिसाठ्यम की नीति अपनाई। मटिया मेल कर देना। गुस्साए भारतीयों ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति को तोड़कर मटिया मेल कर दिया। सठ प्रत्यपि सत्यम। गांधी जी सटम प्रत्यपि सत्यम के समर्थक थे। तो ये रहे आपके कुछ वर्ड्स जिसे आपको वाक्य में प्रयोग करना है। पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द मीन्स यू हैव टू राइट द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड्स। शिक्षक, शिक्षक को क्या बोलते हैं हम, आचार्य और गुरु। द सिनोनिम वर्ड्स फॉर शिक्षक इज आचार्य, गुरु। आप आचार्य लिख सकते हो या फिर गुरु लिख सकते हो। फूल, फूल का पर्यायवाची शब्द हुआ पुष्प और सुमन। उपहार, उपहार हुआ भेंट और तोहफा। संकट, संकट का मतलब हुआ मुसीबत और कठिनाई। नित्य, नित्य मीन्स प्रतिदिन, हर दिन, एवरीडे। वर्षा, वर्षा का पर्यायवाची शब्द हुआ बारिश, बरखा, मेघ भी आप लिख सकते हैं। विद्यार्थी, विद्यार्थी आपको लिखना होगा छात्र, शिक्षार्थी और शिष्य, कुछ भी आप लिख सकते हैं। शुरू, शुरू मतलब आरंभ और स्टार्ट, आरंभ, प्रारंभ, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हुए। एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। वल्लभ भाई पटेल पाठ के लेखक का नाम क्या है? आपको पता है वल्लभ भाई पटेल के लेखक का नाम रामनाथ सुमन है। वल्लभ भाई किस प्रकार के व्यक्ति थे? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वल्लभ भाई शांत स्वभाव वाले, साहसी थे, दृढ़ निश्चय और तूफानों से अड़िग रहने वाले व्यक्ति थे। वल्लभ ने अपने जीवन में किन व्यक्तियों के महान गुणों को अपनाया? वल्लभ भाई ने अपने जीवन में महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक के महान गुणों को अपनाया था। वल्लभ भाई कब बहुत खुश होते थे? वल्लभ भाई तब बहुत खुश होते थे जब देश में युद्ध की स्थितियां नहीं होती थी, क्योंकि युद्ध किसी को अच्छा नहीं लगता, तो उन्हें भी कैसे अच्छा लगता। मरने मारने की तालीम देने में सरकार को कितने महीने लगते थे? मरने मारने की तालीम देने के लिए सरकार को 6 महीने लगते थे। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको नेक्स्ट रोमन लेटर पे आइए। फिफ्थ रोमन लेटर।
3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पटेल और महात्मा के गुणों में क्या अंतर था? मैंने जैसे कि आपको लेसन एक्सप्लेनेशन में बताया था, तो आपको ये लिखना है कि सरदार पटेल सच्चे आत्मत्यागी वीर पुरुष की भांति अपने जीवन के प्रति मौन रहते थे, जबकि गांधी जी उन व्यक्तिगत बातों को भी अत्यंत निष्ठुरता से कह जाते थे, जिनको कहने पर आम आदमी कांप उठती है। बस उस बात में सत्य की साधना में जरा सी सहायता मिलने की आशा होती है। वल्लभ भाई की निर्भीकता का परिचय दीजिए। सरदार पटेल की निर्भीकता फूट फूट कर उनमें भरी थी। अपनी गिरफ्तारी के समय उन्होंने कहा, सरकार यदि समझती है हो कि मेरे पंख काट देने से मैं बिना पंखों वाला हो जाऊंगा, तो यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वे तो वर्षा की घास की तरह नित्य नए उगते जाने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बार क्या होता है, वल्लभ भाई पटेल जी को सरकार गिरफ्तार करती है। तभी उसके बाद होता क्या है, तब वहां पर वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं कि आप ये मत सोचिए कि आपने मेरे पंख काट दिए, मैं अभी भी उड़ सकता हूँ। ये सिर्फ एक वर्षा की घास की तरह था, मतलब ये फिर से उगेगा। आपने कभी पंख मेरा काटा ही नहीं है। वर्षा में जैसे हम देखते हैं कि जब बहुत सारा गर्मी का सीजन रहता है, तो छोटे छोटे पौधे वो मर जाते हैं, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो वो पौधे वो आहिस्ता आहिस्ता उठते हैं। तो यहाँ पे वल्लभ जी बोलते हैं कि इसी तरह से मेरा भी पंख नहीं कटा है, मेरा भी पंख उगेगा पहले की तरह। पटेल लोकमान्य के किन गुणों से प्रभावित थे? लोकमान्य तिलक उनमें अगाध विद्वता थी और वो निडर थे। इसी दो गुण से वो प्रभावित थे। पटेल जी उनके यही दो गुणों से लोकमान्य जी से प्रभावित थे। इसके अलावा वे लोकमान्य के गंभीर शास्त्र ज्ञान, व्यवहार बुद्धि, अथक परिश्रम, दृढ़ लगन आदि से भी बहुत प्रभावित थे। वे लोकमान्य के जन सेवा में आत्म विस्तृत हो जाने के गुण से भी प्रभावित थे। पटेल का स्वभाव कैसा था? सरदार पटेल का स्वभाव सामान्य दिनों में शांत, बहुत विनम्र तथा मृदुभाषी था। मृदुभाषी मीन्स ही वाज टॉकिंग वेरी स्वीटली टू अदर्स। परंतु युद्ध के दिन जब युद्ध होते थे, तब पटेल ओजस्वी भाषा में आग उगलते थे। जब युद्ध होता था, वो बहुत मोटिवेटेड स्पीच देते थे, बहुत इतना ओजस्वी भाषण होता था, कोई भी सोए हुए को भी जगा सकता था उस भाषण में, इतना शक्ति था। अपनी जोश भरी से सबको उत्साहित कर देते थे। वे अपने विरोधियों को माटिया मेल कर दिया करते थे। माटिया मेल मीन्स उनका नामो निशान मिटा देना, उन्हें मिट्टी में मिला देना। किसानों के प्रति पटेल का विचार क्या था? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार पटेल ने किसानों का जीवन निकट से देखा था। उन्होंने किसानों को भारत का सच्चा प्रतिनिधि माना। अंग्रेज अत्याचार से जब किसान व्याकुल हो जाता था, तब पटेल का खून खौल उठता था। खून खौलना मतलब he was so angry at that time when this Britishers always torture this farmers. सो किसानों का दुख वे अत्यंत गहराई से महसूस करते थे। 5-5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में 5 वाक्य लिखिए। आपको 5 वाक्य लिखना है उनके जीवन के बारे में। ये एक 4 मार्क वाले क्वेश्चन के लिए है। सरदार पटेल निर्भीक एवं साहसी थे। उनमें गांधी जी और लोकमान्य तिलक के गुणों का संगम था। वे बातें बनाने की बजाय काम करने में विश्वास रखते थे। पटेल में संगठन शक्ति एवं नेतृत्व क्षमता थी। वे किसानों के सच्चे हितैषी थे। तो आपको ये ऐसे ही याद रखना होगा कि ये बहुत निडर साहसी थे। ये एक पॉइंट गया। दूसरे पॉइंट में ये इनके अंदर गांधी जी और लोकमान्य जी का दोनों के क्वालिटीज थे, गुण थे। तीसरे पॉइंट में आता है कि ये कम बोलते थे लेकिन बहुत ज्यादा काम करते थे। और he was having a wonderful leading capability, or leading, or to lead a particular thing, he was having a wonderful capacity.
वे किसान के सच्चे हितैषी थे. He really was a well-wisher of the farmers. खतरे को देखकर वल्लभ भाई क्या अनुभव करते थे? सरदार पटेल खतरों एवं कठिनाइयों से चट्टान के तरह अटल रहने वाले व्यक्ति थे. वे खतरों से तनिक भी नहीं घबराते थे. वे उनका साहस पूर्वक सामना करते थे. खतरों को देखकर उनका साहस और आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता था. खतरे के समय ज्वालामुखी के तरह उनके मुख से आग निकलती थी. तो यहाँ पर पटेल जी का एक अच्छा गुण वर्णन किया गया है कि जब युद्ध होता था, जब कोई भी मुसीबत आती थी, जो कोई भी खतरा आता था, तो वो एक चट्टान की तरह, एक पर्वत की तरह खड़े रहते थे और उसका डटकर मुकाबला करते थे, साहस के साथ मुकाबला करते थे. एंड ही वाज हैविंग ए ग्रेट सेल्फ कॉन्फिडेंस इनसाइड हिम. और जब वो मुसीबत के समय whenever he was facing the problem, at that time the self confidence also increased twice thrice like that. So खतरे के समय वो एक ज्वालामुखी हो जाते थे. ज्वालामुखी वो होता है जिसमें हम बोलते हैं कि आग उगलता है, लावा निकलता है, तो उसी तरह ये युद्ध के समय या फिर कठिनाइयों के समय बन जाते थे. So these are the question answer from your book bag. Apart from that we are having some others. काख में निकलने फोड़े का इलाज कैसा हुआ? जबकि मैंने आपको ये बताया था कि जब पटेल छोटे थे तो उनके कांख में कैसे एक छोटा सा फोड़ा निकल आया था और उसके इलाज के लिए वो एक ग्रामीण वैद्य के पास गए थे, जो कि उस गांव में रहता था. लेकिन उस वैद्य को करना क्या था, एक लोहे को गर्म करके उस लोहे को उस फोड़े में डालना था. लेकिन जब ये पटेल जी को देखता है, तो पटेल जी तभी बहुत छोटे थे, तो उन्हें देखकर वैद्य को भी एक तरह का संकोच होता है कि इतना छोटा बच्चा, मैं कैसे इसका इस तरह से इलाज करूं. लेकिन यहाँ पर डटकर, निर्भीक होकर पटेल जी बोलते हैं कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो वो गरम लोहे का छड़ी आप मुझे दे दीजिए, मैं अपने कांख में भोंक लूंगा. तो उस जब ये बोलते हैं तो इस छोटी सी आयु में इस तरह सा बोलने देखकर उस वैद्य को भी आश्चर्य होता है. तो इसी तरह से उनकी कांख में जो फोड़ा निकलता है उसका इलाज होता है. युद्ध काल में पटेल की व्यवहार का वर्णन कीजिए. युद्ध काल में सरदार की बाणी आग उगलती थी, मतलब ये बहुत ऊंचे भाषण देते थे, ओजस्वी भाषण देते थे युद्ध के समय. वे अत्यंत सीधे थे, सरल थे, किंतु शक्तिमान भी थे. और उनकी भाषाओं में, उनके शब्दों में भी कुछ उस तरह की शक्ति भरी होती थी जो मुर्दे में भी जान डाल देती थी, और जो सभी लोगों में एक तरह का जान फूंक देती थी. वे कहते थे कि अगर शत्रु लोहा होता है, लोहे का तरह गर्म होता है, तो हमें तब तक हथौड़ा मारने के लिए वेट करना चाहिए जब तक का हथौड़ा ठंडा रहकर ही काम कर ना लेता. मतलब आपको पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए और उसी हिसाब से आपको उस पर अटैक करना चाहिए. वे अपनी बातों से लोगों को आंदोलन के लिए तैयार भी कर लेते थे. काका कालेलकर ने वल्लभ भाई पटेल के बारे में क्या कहा था? काका कालेलकर ने किसानों के बारे में लिखा है. जब किसान व्याकुल होने लगता था, तब वल्लभ भाई का खून खौलने लगता था. जब किसानों को बहुत अत्याचार होता था किसानों पर, तब क्या होता था, वल्लभ भाई जी को बहुत दुख भी होता था और बहुत गुस्से भी वो होते थे. उनका खून खौल उठता था, उनका खून गर्म हो उठता था, उन्हें इतना गुस्सा आता था. इस दर्द के कारण ही सरदार पटेल ने गांव को अपना क्षेत्र बनाया. ये एक अहम रीजन है, क्योंकि वो जाकर गांव में बसने लगे और वहां पे अपना कार्य क्षेत्र, वहीं से अपना सारा काम किया और किसानों को अपनाया और किसानों के साथ खुद भी किसान बन गए और उनकी सारी दुख, सारी असुविधा को आ, खुद से ही महसूस किया. और वो कैसे सॉल्व हो पाएगा, वो सारे प्रॉब्लम्स किसानों के कैसे दूर होगा, उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारी काम किया है. So these are all your book bag question answer, children. I hope children you understood this lesson as well as the question answers. Thank you children. Thanks for watching my channel. Please subscribe my channel, comment here
and like my channel. Thank you. Thank you so much.